Hello, my dear students and friends. How are you all? I hope you all are healthy, wealthy, and wise. First of all, I want to welcome you all on my YouTube channel, English with Samsad, which is totally dedicated to English language and literature. आज हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिलेबस. विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, BA इंग्लिश ऑनर्स, semester 2 paper 3rd means core course 3rd, in which core course 3rd in which we will study about Indian writing in English. और इस पेपर 3 में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और कौन कौन से ऑथर पोएट को हम लोग को कवर करना है इन दिस पेपर. सो I request you all, please watch this video till the end, then you will understand actual syllabus of English Honours Semester 2 Paper 3 Indian Writing in English. So let's begin. Hello guys, let's start discussing about the syllabus. Vinoba Bhave University Semester 2 Paper 3rd, CC 3rd means Core Course 3. What you have to study in this paper? You will have to study Indian writing in English language. It is very important for you. So within short period of time I will discuss each and everything, what sort of topics you will have to cover in this syllabus paper 3rd. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की. उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस पेपर में बेसिकली इंडियन राइटिंग ही पढ़ना है, इंडियन ऑथर्स के बारे में पढ़ना है, इंडियन पोइट्स के बारे में पढ़ना है. तो टोटली यू विल हैव टू स्टडी अबाउट इंडियन ऑथर्स और इंडियन पोइट्स हु हैव रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, इजंट इट. चलिए, तो यूनिट फर्स्ट की बात करें, इसमें सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड्स इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, Indian English poetry of the first phase, Indian English poetry of the second phase, post independence Indian English poetry, pre independence Indian English drama. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है. देखिए, इसमें मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि आपको इसमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है. इसमें ये पढ़ना आपको कि इंग्लिश का जो एक्सप्लोरेशन हुआ, जो इंग्लिश का जो डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे हुआ, कब से हुआ और किन किन प्रोमिनेंट लीडर लोगों ने, किन किन फेमस और रिनाउंड ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश को डेवलप करने में. और साथ ही साथ आपको इसमें ये भी पढ़ना है कि प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वो किस तरह से इंग्लिश यहाँ पे डेवलप हुआ. तो आज़ादी के पहले से जो कैसे इंग्लिश डेवलपमेंट हुआ और आज़ादी के बाद से कैसे इंग्लिश डेवलपमेंट हुआ, है ना, उसका इफ़ेक्ट क्या रहा, उसमें किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. तो बेसिकली मैं इसमें शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर या फिर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश इज़ द सेम टर्म. ओके, these three terms are the same terms in which the works of Indian authors in English are studied. यानी जितने सारे वर्क्स हैं इंडियन ऑथर्स के, इंडियन पोइट्स के, उसके वर्क को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इजंट इट. आगे बात करते हैं हम लोग जानते हैं कि 1600 सेंचुरी में जब अंग्रेज़ भारत आए, व्हेन ब्रिटिशर्स कैम इन इंडिया, उसके बाद से ही इंग्लिश का डेवलपमेंट शुरू हुआ. ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. तो सबसे पहले जब जो राइटर्स थे इंडियन इंग्लिश में जो लिखते थे, वो सब नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते थे. नॉन फिक्शनल कहने का मतलब वो लोग बायोग्राफी वगैरह लिखते थे. ठीक है, बायोग्राफी लिखने के बाद वो लोग पॉलिटिक्स पे ऐसे लिखा करते थे. पॉलिटिक्स पे ऐसे लिखने के बाद फिर वो सोशलिस्ट बन करके पैम्फलेट वगैरह लिखा करते थे इंग्लिश में. तो ये सब सारी चीज़ें पहले होती थी. बाद में क्या हुआ, बाद में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन इंडियन वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल चल रहा था. ठीक है, उसके बाद से
सबसे पहला जो बुक हम लोग जानते हैं कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश में लिखा गया, वो बुक कौन सा था? वो बुक था द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। द फर्स्ट बुक एज एन इंडियन इन इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय शेख दीन मोहम्मद। ठीक है, कब लिखा गया था? 1793 में लिखा गया था। 1793 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? शेख दीन मोहम्मद। ठीक है, बुक का नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। ठीक है, लेटर क्या हुआ? इन 1835, ठीक है, 1835 में एक ब्रिटिश पॉलिटिशियंस थे जिसका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। आई थिंक यू हैव मस्ट हर्ड दिस नेम प्रोबेबली। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जो थे, उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो इंट्रोड्यूस किया, मैनिफेस्टो जारी किया, मैकॉले मिनट। ठीक है, और उसमें क्या उन्होंने एक्सप्लोर किया? उसमें वो कंट्रीब्यूट किए कि इंग्लिश एजुकेशन को हम कैसे स्कूलों में, कॉलेजों में और हिंदुस्तान के डिफरेंट रीजन में इसको हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इन द फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड अक्रॉस द कंट्री, मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले इंट्रोड्यूस द मैकॉले मिनट इन 1835, इजंट इट? इसको आपको पढ़ना है। उस समय जो अंग्रेज़ के जो लॉर्ड थे, वो उन्होंने पास किया था इस मैकॉले मिनट को, जिनका नाम था विलियम वैंटिक, लॉर्ड विलियम वैंटिक। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा एक प्रोमिनेंट लीडर थे जो सोशलिस्ट थे, वो थे राजा राम मोहन रॉय, है ना। राजा राम मोहन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश डेवलपमेंट में? हम लोग बात कर रहे हैं आज़ादी के पहले की, प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो राजा राम मोहन रॉय हमेशा पम्पलेट लिखा करते थे और पब्लिश किया करते थे। ठीक है, और उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस मैगज़ीन है ब्रह्मोनियल। ठीक है, ब्राह्मोनियल, जिनको वो 1821 में शायद वो पब्लिश किए थे। ठीक है, ब्राह्मोनियल, राजा राम मोहन रॉय। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। राजा राम मोहन रॉय भी इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के बहुत ही एनेक्सियस थे और वो सपोर्ट करते थे कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। ओके, तो राजा राम मोहन रॉय, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये लोग का बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश डेवलपमेंट में। और फर्स्ट बुक की बात करें तो मैं बताया आपको, फर्स्ट बुक था द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद, which was written by Sheikh Deen Mohammed in 1793. Okay, next if you talk about the different thing in this unit first, then आपको क्या पढ़ना है? कुछ ऐसे राइटर्स को पढ़ना है प्री इंडिपेंडेंस में, जैसे कि फ़र्स्ट ड्रामा किसने लिखा, फर्स्ट नॉवेल किसने लिखा, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट ड्रामा का जो कंट्रीब्यूशन है वो कृष्णा मोहन बनर्जी ने लिखा था। ड्रामे का नाम क्या था? तो ड्रामा का नाम था परसिक्यूटेड। ठीक है, परसिक्यूटेड। कब लिखा गया ये? तो द ड्रामा परसिक्यूटेड जो है वो 1831 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णा मोहन बनर्जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट प्ले, फर्स्ट ड्रामा इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, इजंट इट? आगे बात करें तो फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश इन इंडिया, तो राज मोहन्स वाइफ। ठीक है, राज मोहन्स वाइफ। ठीक है, कब लिखा गया ये राज मोहन्स वाइफ, द फर्स्ट नॉवेल इन इंडिया इन इंग्लिश? तो राज मोहन्स वाइफ को लिखा गया था 1864 में, 1864 में। ठीक है, तो 1864 में जब लिखा गया तो किसने लिखा ये राजमोहन वाइफ? इसको लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1864 में इन्होंने फर्स्ट नॉवेल को लिखा था, राजमोहन वाइफ। आगे अगर हम लोग बात करते हैं 1935 में 3 ऐसे राइटर हुए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 1935 से लेके 1938 तक 3 ऐसे राइटर हुए जिनको ट्रियो के नाम से जाना जाता है ना। ट्रियो यानी
3 राइटर्स, 3 ऑथर। कौन कौन थे? आर के नारायण थे फर्स्ट, ठीक है। ट्रियो कौन कौन थे? आर के नारायण। दूसरा कौन थे? राजा राव थे, ठीक है। और तीसरा कौन थे? मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद। ये तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इंग्लिश डेवलपमेंट इन इंडिया, और इन लोग को इसीलिए ट्रियो के नाम से जाना जाता है। तो 1935 से 1938 तक ये लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे नॉवेल को, बुक को इन लोगों ने लिखा। कुछ फेमस बुक का नाम, जैसे आर के नारायण का जो स्वामी एंड फ्रेंड्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद से मुल्कराज आनंद का जो बुक है अनटचेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और उसके बाद से राजा राव का आप तो जानते ही होंगे कांथापुरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फिक्शनल बुक है। तो कांथापुरा, अनटचेबल और स्वामी एंड फ्रेंड्स आपको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ राइटर्स को आपको पढ़ना है, इज़न्ट इट। इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपको कुछ राइटर्स को पढ़ना है। उसमें से अगर फर्स्ट राइटर की मैं बात करूं तो अनीता देसाई, फर्स्ट खुशवंत सिंह, अरुण जोशी, सलमान रश्दी, दे हैव रिटन मेनी बुक्स, है ना। एंड उसके बाद की बात करें तो अमितव घोष, विक्रम सेठ, शशि थरूर, शशि देशपांडे, अरुंधति रॉय यू नो वेरी वेल। एक बहुत ही स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग वो लिखी है अरुंधति रॉय ने, ठीक है। तो ये सब बुक आपको पढ़ना है, और इसके बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या था इंग्लिश डेवलपमेंट को लेकर के इंडियन इंग्लिश राइटिंग में, ठीक है। तो जितने सारे मैंने ऑथर्स का और पोएट्स का नेम बताया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यू विल हैव टू स्टडी एंड देन यू विल ग्रास्प द इंग्लिश लिटरेचर नॉलेज इन इंडियन सिनेरियो, ठीक है। चलिए, अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? द गाइड, वेरी इंटरेस्टिंग नॉवेल आपको पढ़ना है, ठीक है। जो तो द गाइड है, ये काफ़ी फेमस, इट इज़ वेरी वेरी फेमस नॉवेल विच इज़ रिटन बाय, हु हैज़ रिटन दिस? आर के नारायण, सेम आर के नारायण हैज़ रिटन दिस नॉवेल, एंड यू नो इट वाज रिटन इन 1958, याद रखिए। जो ये द गाइड है, इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी एंड इट वाज रिटन बाय आर के नारायण। और आर के नारायण जो इसको 1955 में लिखे, 58 में सॉरी लिखे, इसके लिखने के बाद ये इतना अच्छा स्टोरी था कि 1965 में, ठीक है, इन 1965 वन मूवी हैज़ बीन मेड बाय द डायरेक्टर, द गाइड, ठीक है। 1965 में ये जो गाइड के ऊपर एक मूवी बनी जिसमें देवानंद हीरो थे, ठीक है, जो पुराने हीरो थे, क्लासिकल हीरो देवानंद, ठीक है। इसमें अगर कैरेक्टर की बात करेंगे द गाइड की, तो आपको पता होगा राजू गाइड, बहुत फेमस नेम है राजू गाइड, तो जिसका निक नेम था रेलवे राजू, ठीक है। और उसमें जो एक सपोर्टिव एक्ट्रेस थी रोज़ी, ठीक है, वो मार्को की वाइफ होती है, ठीक है। मार्को भी एक कैरेक्टर है जिसकी वाइफ रोज़ी होती है, ठीक है। और रेलवे राजू जो है वो राजू गाइड के नाम से फेमस था। तो ये सारी स्टोरी है। और आर के नारायण के स्टोरी में मोस्ट प्रोबेबली यू नो वेरी वेल, वन विलेज इज़ देयर, फिक्शनल विलेज, एक फिक्शनल विलेज वो उठाते हैं जिसका नाम होता है मालगुडी, ठीक है। तो ये भी स्टोरी मालगुडी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस स्टोरी में बेसिकली क्या है? इस स्टोरी में बेसिकली ये है कि रेलवे राजू जो है वो गाइड होता है और उसी के लाइफ के ऊपर, है ना, कैसे उसका लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो उसी स्टोरी में बताया गया है द गाइड में। एक सिंपल गाइड से लेकर के वो बहुत हॉली मैन बन जाते हैं, बहुत फेमस और बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति बन जाता है राजू गाइड। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया है। यूनिट 3 की बात करें, ठीक है, तो यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में आपको पढ़ना है नागा मंडला, ठीक है। अब नागा मंडला क्या है? ये एक ड्रामा है, ठीक है, जिसको लिखा है गिरीश कर्नाड ने। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूनिट 2 में आपको नॉवेल पढ़ना है, तो यूनिट 3 में आपको एक ड्रामा पढ़ना है।
और ये सारे इंडियन ऑथर्स के लिखे हुए हैं, है ना। द गाइड भी इंडियन ऑथर आर.के. नारायण लिखे हैं, और नागामंडलम भी इट वाज रिटन बाय गिरीश कर्नाड, ठीक है। गिरीश कर्नाड जो इसको कब पब्लिश किए, 1988 में, ठीक है। 1988 में इसको पब्लिश किया गया नागामंडला। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पे भी 1997 में एक मूवी बन गई, ठीक है, जिस मूवी में हीरो का रोल में प्रकाश राज थे, ठीक है, जो साउथ इंडियन जो एक्टर हैं, मोस्ट प्रोबेबली ही एक्ट्स इन मूवीज़ एज ए विलन, ठीक है, प्रकाश राज, तो वो उसमें हीरो थे। नागामंडला जो है वो 1997 में फिल्म बनी, और उसके पहले 1988 में इसको गिरीश कर्नाड ने लिखकर पब्लिश किया, ठीक है। इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो प्ले है ये 2 एक्ट प्ले है, आपको पता होगा 3 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 4 एक्ट प्ले, तो ये 2 एक्ट प्ले है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें एक हीरोइन होती है रानी, ठीक है, और एक अपन्ना होता है, अपन्ना उसका हस्बैंड यानी रानी के हस्बैंड, ठीक है, और एक ब्लाइंड लेडी होती है जिसको मैजिक वगैरह आता है, उसका नाम होता है क्रूदवा, ठीक है, और एक स्नेक का कैरेक्टर है जिसका नाम है किंग कोबरा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत ही कम एज में जो है रानी का हस्बैंड अपन्ना डेथ कर जाता है, ठीक है, तो वो परेशान हो जाती है। तो क्रूदावा जो एक ब्लाइंड लेडी थी वो सजेस्ट करती है रानी को, प्रोटैगनिस्ट को, कि आप जो है सो मैजिक के थ्रू से कुछ मैजिक स्पेल करके आप अपने हस्बैंड को वापस ला सकते हैं। तो वही मैजिक वो ट्राई करती है, और उसी के दौरान में कुछ मिस्टेक से किंग कोबरा के पास कुछ चला जाता है, ठीक है, और किंग कोबरा के साथ उसका ये वो मानने लगती है कि यही अपन्ना है, मेरा हस्बैंड है। इस तरह का कहानी वो इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, ठीक है। और वो मैजिकल चैंटिंग के वजह से ही ये सारा ट्रेजेडी होता है। इसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। नागामंडला, गिरीश कर्नाड की मोस्ट फेमस बुक। यूनिट 4 की बात करेंगे तो यूनिट 4 में आपको जितने सारे नेम यहाँ दिख रहे होंगे, HLV ड्रेजियो, टोरू दत्त, सरोजनी नायडू, निसी मेजिकिल, जयंत महापात्रा, KKN दारूवाला, कमला दास, दीज ऑल आर इंडियन पोएट्स, ठीक है। ये जितने सारे हैं सब इंडियन पोएट्स हैं, और इन्हीं को यू विल हैव टू स्टडी ईच पोएट इन डिटेल। इन सब को आपको डिटेल में पढ़ना है। इसका लाइफ स्केच पढ़ना है, इसका बायोग्राफी पढ़ना है, इसका वर्क्स पढ़ना है, इसके पोएम्स पढ़ने हैं, इसका पॉलिटिकल सिनेरियो पढ़ना है, इसका जो एक्टिविज़म था वो पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको एक एक करके पढ़ना है। HLV ड्रेजियो की बात अगर मैं करूं तो इनका पूरा नाम आपको पता है, हेनरी लुइस ड्रेजियो था। ये एंग्लो इंडियन थे, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज था उसके ये असिस्टेंट हेडमास्टर थे, और साथ ही साथ ये पोएट भी थे, ठीक है। अगर तोरू दत्त की बात करें तो तोरू दत्त नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे मेल है, बट एक्चुअली शी वाज अ फीमेल पोएट। वो एक फ़ीमेल पोएट थी और बंगाली ट्रांसलेटर थी, ठीक है। तोरू दत्त वाज अ बंगाली ट्रांसलेटर और पोएट भी थी, ठीक है। तोरू दत्त के साथ एक कोइंसिडेंट ये है जुड़ा हुआ कि वो 21 ईयर्स यानी 21 साल में ही डेथ कर गई वो, यानी बहुत ही कम एज में वो डेथ कर गई। बट शी वाज अ वेरी फेमस एंड रिनाउंड बंगाली ट्रांसलेटर। आगे बात करें सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू यू नो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट इन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन सिनेरियो, और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी सरोजनी नायडू। ये महिलाओं के ऊपर और महिलाओं के एक्सप्लोटेशन के अगेंस्ट में, महिलाओं के राइट्स के बारे में वो लिखा करती थी और अपनी आवाज़ को उठाती थी। इनका एक बहुत ही फेमस पोएम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम। आगे बात करें निसीम एजिकिल, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। अगर कोई पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन इंडिया, तो आप निसीम एजिकिल का नाम विदाउट एनी हेजिटेशन ले सकते हैं। निसीम एजिकिल भी बहुत ही अच्छे पोएट भी थे, साथ ही साथ ये प्ले राइट्स भी थे। प्ले राइट कहने का मतलब ये ड्रामा भी लिखा करते थे, और इंटरेस्टिंग बात इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि ये एडिटर भी थे,
ठीक है, संपादक भी थे। तो निशी म्यूजिकल वाज वेरी फेमस पर्सनालिटी इन इंग्लिश इन इंडिया स्पेशली। आगे बात करें जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा अभी वो अलाइव हैं, यानी अभी वो जीवित हैं। वो एक पोएट हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2009 में इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था भारत की तरफ से। और जब इनटॉलरेंस की बात हो रही थी उस समय 2015 में ये जो जयंत महापात्रा हैं 2015 में ये अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिए थे, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू प्रोटेस्ट इनटॉलरेंस, ठीक है। असहिष्णुता के बारे में जो बात हो रही थी उसी समय ये अपने अवार्ड को लौटाए थे। के.एन. दारूवाला की बात करें, ये भी अलाइव है अभी, और ये पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। बेसिकली ये शॉर्ट स्टोरी में ज़्यादा फेमस है के.एन. दारूवाला, ये भी अलाइव है। नेक्स्ट और लास्ट बात करें कमला दास, इज़ वेरी वेरी फेमस, यू नो। इनका जो नाम है वो निक नेम जो होता है पोएट का, उनका माधवी कुट्टी के नाम से ये जानी जाती है कमला दास। और कमला दास को इसलिए याद रखने की चीज़ है क्योंकि कमला दास का लाइफ ही पूरा कंट्रोवर्शियल है। वो सबसे पहले अपने धर्म को, अपने हिंदू रिलीजन को वो चेंज करके वो कन्वर्ट हो जाती है इस्लाम धर्म में, यानी मुस्लिम बन जाती है वो, और मुस्लिम लड़के से शादी करती है। अपना नाम वो चेंज कर लेती है, कमला दास से कमला सुरैया बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ा हुआ है। और इनके साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी एक फेमिनिस्ट के रूप में ही पोएम को लिखा करती थी। और इनका जो एक पोएम है अपनी मम्मी के बारे में, माई मदर एट 66, जो बहुत ही फेमस है, जो अपनी माँ को डिस्क्राइब की है। शी हैज़ स्केच्ड अबाउट हर मदर दैट शी वाज वेरी anxious, okay, that her mother was getting old and most probably any time her mother might be dead. So this was the story in My Mother at 66, ठीक है। तो टोटली वट एवर आई हैव डिस्कस्ड in this paper, paper 3, Indian writing in English, especially in Indian scenario, in semester 2, you will have to cover each and everything. So I hope you have cleared your concept, what sort of topics you will have to cover in this paper. Next we will discuss about marking scheme. Marking scheme is the same because your paper is 100 marks. 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। उसमें से 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम, ठीक है। तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो कॉलेज में ले लेता है, ठीक है। और 80 मार्क्स में आपको क्या पढ़ना है, 80 मार्क्स में आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वो भी चारों यूनिट से रहेगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से रहेगा, ठीक है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और चारों यूनिट से रहेगा, एक मार्क्स का, 10 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 अल्टरनेटिव्स भी रहेगा, ठीक है। कहाँ से रहेगा ये, यूनिट 1 से। यूनिट 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेगा जिसमें कि 6 अल्टरनेटिव रहेगा, यानी 6 अल्टरनेटिव्स रहेंगे, उसमें से आपको 4 का आंसर देना है। और सब 10-10 मार्क्स का रहेगा तो 40 मार्क्स हो जाएगा। 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और वो 2 अल्टरनेटिव भी देगा, ठीक है, ऑप्शंस भी देगा। कौन कौन सा, यूनिट 2, 3, 4 से रहेगा, ठीक है। तो यूनिट 2, 3, 4 से 2 क्वेश्चन रहेगा और 2 अल्टरनेटिव, यानी 4 क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन का वैल्यू 15 मार्क्स रहेगा, 2 क्वेश्चन का आंसर 30 हो जाएगा, तो टोटल 80 मार्क्स, ओके। सो टोटल 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट देना है। तो ये रहा आपका ओवरऑल पेपर 3 इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश सेमेस्टर 2। Thanks for watching my video till the end, and I hope you have understood what objective in this video has. So I request you all, please subscribe my channel, share my channel, and I need your endorsement, your support, then I will upload different topic in English language and literature. Thanks a lot, have a good day.